Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकरण जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत, उसी का 19वां भाग देखेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से संबंधित तथ्यों को देखा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक शासन किया। 1296 ईस्वी में उसी के भतीजे अलाउद्दीन ने उसकी हत्या कर दी और राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत का अधिपति बन गया और दिल्ली के सिंहासन पर उसका राज्यारोहण हुआ। और यही इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे संबंधित विभिन्न प्रश्न हमें विश्वविद्यालय परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इसमें हम सर्वप्रथम ये देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत का वर्णन अपने शब्दों में करिए, जिसे किंगशिप थियरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के रूप में भी लिखा जा सकता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के किंगशिप थियरी का वर्णन करिए। अगर इसको ही हिंदी में लिख दे तो हमें इसका अंग्रेजी मीनिंग भी देखना होगा, राजत्व सिद्धांत का किंगशिप थियरी। कभी कभी राजत्व सिद्धांत शब्द आए तो आपको तो पता होगा कि राजत्व सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, लेकिन अगर हमें इंग्लिश शब्द अगर आ जाए कि किंगशिप थियरी, अलाउद्दीन खिलजी के किंगशिप थियरी का वर्णन अपने शब्दों में करिए, तो हमें असमर्थता होगी। इसलिए इस शब्द को भी आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत का वर्णन अपने शब्दों में करिए, या अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करिए, या सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के राजस्व सिद्धांत का अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत से क्या समानताएं और विषमताएं थी, इस पर प्रकाश डालिए। विविध प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार का वर्णन करिए। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार का वर्णन अपने शब्दों में करिए। उसने दक्षिण भारत के लिए किस तरह की नीतियों को अपनाया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में के प्रति जो उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति अपनाई, उसके सार को समझाइए या उसके सार तत्व को अपने शब्दों में लिखिए। फिर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार पर प्रकाश डालिए। फिर एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करिए, या अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति से संबंधित तथ्यों को पर प्रकाश डालते हुए उसके आर्थिक सुधारों पर चर्चा करिए। जब हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार को लिखेंगे तो राजस्व सुधार और अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण नीति था, इस सब पे इन दोनों को एक साथ मिला के लिखना होगा। इस प्रकार विविध प्रश्न बनाए जा सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। इस लेक्चर में हम लोग का जो मूल इसमें हम जो वर्णन करेंगे, इसमें हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत पर ही चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। और जब हम अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व किंगशिप थियरी, राजत्व सिद्धांत की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे बिंदु हमारे समक्ष आते हैं, और इसको हम लोग हेडिंग में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हेडिंग नहीं बनाएंगे हम लोग, और इसको पैराग्राफ बदल बदल के लिखना होगा। अगर चाहे तो हेडिंग भी बना सकते हैं कि इसमें अलाउद्दीन के खिलजी में दूरदर्शिता और मौलिकता थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित किया अपने राजस्व सिद्धांत में। फिर ये लिखा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी बलबन के विपरीत धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म पर नियंत्रण स्थापित करते हुए एक राजस्व सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया। एक अन्य हेडिंग दे सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सिद्धांत जो था निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता का महान पोषक था, क्योंकि वह सुल्तान की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर विशेष ध्यान देता था। इस प्रकार विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से भी हम लिख सकते हैं। तो हम एक एक बिंदु पे अगर हम अपनी बात रखें तो प्रथम पॉइंट में हम यह लिख सकते हैं कि हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी सत्ता का केंद्र बिंदु था।
सत्ता की का वह सर्वोच्च जो शक्ति थी वह सुल्तान में निहित थी, और सुल्तान ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का प्रधान होता था, और सभी की शक्तियाँ उसी में निहित होती थीं। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अपने आप को लुई 14वें के भांति आई एम दी स्टेट, मतलब मैं ही राज्य हूँ की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहा था, और इसी रूप में उसने निरंकुश सत्ता की कल्पना की थी। और वह हालांकि वह प्रजा के हित का भी ध्यान की बात करता है। फिर हम देखते हैं एक अन्य बिंदु कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महान शासक था, जिसने राजनीति और शासन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी दूरदर्शिता और मौलिकता प्रदर्शित की। उसका राजस्व सिद्धांत भी उसकी मौलिकता और योग्यता का सुंदर प्रमाण प्रस्तुत करता है। अपनी स्थिति सुदृढ़ होते ही उसने बलबन सम्राट, जो सुल्तान बलबन था, सम्राट नहीं सुल्तान, सुल्तान बलबन के समान ही एक राजस्व सिद्धांत की स्थापना की। अलाउद्दीन ने बलबन की भांति ही ताज की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने के लिए राजा के दैवी अधिकारों की राजा में देवत्व का आरोपण करता है, और राजा के दैवी अधिकारों की धारणा में विश्वास प्रकट करता है। और उसका यह मानना था, या उसने कहा कि सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि है। जिस प्रकार सुल्तान बलबन ने अपने आप को जिले इलाही या ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की छाया घोषित किया था अपने आप को, उसी तरह सुल्तान जो अलाउद्दीन है इसने भी कहा कि सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि है। सम्राट शब्द का ही देश, जो सम्राट का शब्द है या सुल्तान का शब्द है, वही देश का कानून है, और उसका न्याय ही ईश्वर का न्याय है। सम्राट के प्रत्येक आदेश और उसकी प्रत्येक इच्छा को सभी को बिना किसी हिचकिचाहट के मानना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए, उसको सिरोधार्य करना चाहिए। इस प्रकार वो सुल्तान चाहता था कि सुल्तान की जो राजत्व किंगशिप थियरी थी वह दैवी अवधारणा को भी उसमें स्थापित करने का प्रयास करता है कि सुल्तान में देवत्व का आरोपण करना, सुल्तान में देवत्व का निरूपण करना चाहता है, और इस रूप में वह सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता है, और यह बताने का प्रयास करता है कि जो भी सुल्तान का शब्द हो वही कानून बन जाए, और उसका ही न्याय ईश्वर का न्याय समझा जाए, और जनता को उसका पालन करना चाहिए। अलाउद्दीन ने यह भी विचार प्रकट किया कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता, और राज्य के सभी निवासी उसके सेवक अथवा प्रजा होते हैं। अतः राजा की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना प्रजा का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। अलाउद्दीन के इस सिद्धांत के आधार पर ही अलाउद्दीन ने अपने इसी सिद्धांत के आधार पर अपने राज्य के अमीरों सरदारों की शक्ति को इतना कुचल दिया कि किसी को भी उसके सामने बोलने का साहस नहीं रहा। उसने बलबन की भांति सरदारों को शक्तिहीन बनाने के लिए अनेक कानून बनाए, जिनके द्वारा उनकी संपत्ति को छीन ली गई और उनके आपस में मिलने जुलने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। अलाउद्दीन के किंगशिप थ्योरी का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वह सुल्तान बलबन से भी समता भी रखता है। वह है कि अलाउद्दीन ने बलबन के विपरीत राजनीति और धर्म को पृथक कर दिया। उसने यह मत प्रकट किया कि राजनीति के क्षेत्र में धर्म का हस्तक्षेप अनुचित व अवांछित है। राज्य के नियम राजा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, और राजा मुस्लिम काजियों या उलेमा वर्ग के निर्देश से बाध्य नहीं होगा। राजनीति और प्रशासन में सुल्तान को मुस्लिम आचार्यों, मुल्लाओं और उलेमा वर्ग के लोगों का हस्तक्षेप स्वीकृत नहीं था। इसके पूर्व के सुल्तान उलेमा वर्ग के लोगों के परामर्श पर ही अपनी नीति का निर्धारण करते थे। अतः सुल्तान के अधिकारों पर वह इस वर्ग के हस्तक्षेप और नियंत्रण का घोर विरोधी था। उसकी यह दृढ़ धारणा थी कि शासन संचालन अथवा विधि निर्माण सुल्तान का कर्तव्य है, और यह उसकी इच्छा पर अवलंबित है, उसकी इच्छा पर निर्भर है। प्रशासन में वह धर्माधिकारियों द्वारा निर्देशित शासन व्यवस्था का समर्थक नहीं था। शासन व्यवस्था में वह सुल्तान को सर्वोपरि मानता था। इस प्रकार उसने धर्म और राजनीति दोनों को पृथक कर दिया। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर नियंत्रण स्थापित किया और ऐसे तत्वों को जन्म दिया जिससे कम से कम सैद्धांतिक राज्य जो था असंप्रदायिक आधार पर खड़ा हो सकता था। अलाउद्दीन ने अपने राजत्व के सिद्धांत द्वारा यथार्थ किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना नहीं करनी चाहिए थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसने
ये जो आधुनिक कंसेप्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य की, अर्थात कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, इस तरह के किसी भाव को स्थापित नहीं करना चाहता था। लेकिन वह सुल्तान के शक्तियों में उलेमा वर्ग या धार्मिक वर्ग का हस्तक्षेप भी नहीं चाहता था। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि एक प्रसंग आता है कि अलाउद्दीन इस सिद्धांत का अलाउद्दीन के राजस्व सिद्धांत का इससे पूर्ण स्पष्टीकरण भी हो जाता है जब एक प्रसंग आता है कि काजी मुगुसुद्दीन से उसका जब वार्तालाप होता है तो उसने कहा कि जब काजी मुगुसुद्दीन ने कहा कि इस्लाम के अनुसार शासन सत्ता चलनी चाहिए, तो उसी के प्रत्युत्तर में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है और न ही मैं शिक्षित हूँ, किंतु कई पीढ़ियों से मुसलमान हूँ तथा मुसलमान का पुत्र हूँ। विद्रोह का दमन करने के लिए जो कुछ भी राज्य के हित में एवं प्रजा के लिए कल्याणकारी समझता हूँ वही आदेश लोगों को देता हूँ। मैं नहीं जानता कि वह वैध है अथवा अवैध। राज्य के हित में जो भी मुझे ठीक व उचित जान पड़ता है अथवा आपत्ति काल में मुझे देश के लिए जो उचित और अनुकूल जान पड़ता है मैं वही आज्ञा देता हूँ। कयामत के दिन इसका क्या होगा या इसके लिए ईश्वर मुझे क्या दंड देगा, इसकी मुझे चिंता नहीं है। इस प्रकार इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है कि जो सुल्तान अलाउद्दीन था उसको उसका इस्लाम में जो विश्वास था वह दृढ़ था और वह अपने आप को सच्चा मुसलमान मानता था। लेकिन वह यह भी कहता था कि राज्य की जनता के लिए जो उचित हो, जो सत्ता जो सल्तनत है उसके हित के लिए जो उचित हो वही काम मैं करता हूँ। और इसी का वह अपने इस माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से अपने विचार को जन सामान्य में प्रदर्शित करना चाहता था कि वह जनता के भलाई के लिए जो महत्वपूर्ण लगेगा, उसको जो भी आवश्यक होगा उस तरह के कार्य करेगा। इसके लिए किसी काजी या मुल्ला या उलेमा की राय की आवश्यकता उसे नहीं है। और इस प्रकार वह धर्म और राजनीति को दोनों को पृथक पृथक करने का उसकी महत्वाकांक्षा थी और उसने किया भी ऐसा कार्य। अलाउद्दीन का राजस्व सिद्धांत जो था वह समसामयिक था, जो और उसमें दूरदर्शिता का भी समावेश हम देखते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अलाउद्दीन का राजस्व सिद्धांत समसामयिक और दूरदर्शितापूर्ण था। रक्त और तलवार के इस युग में अलाउद्दीन ने इस सिद्धांत को आधार बनाकर शासन किया और सैन्य शक्ति व कूटनीति के बल पर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। बलबन के पश्चात अमीरों एवं उलेमाओं के प्रभाव, उनकी राजनीति में हस्तक्षेप तथा षड्यंत्रों ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को बहुत ही नीचे स्तर तक पहुंचा दिया था और सुल्तान की प्रतिष्ठा गिर गई थी। सुल्तान की प्रतिष्ठा लगभग नष्ट हो चुकी थी। अतः अलाउद्दीन के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सुल्तान के पद की महिमा एवं गौरव को पुनः स्थापित करने की भी थी। और स्वयं हम देखते हैं कि सुल्तान एक अपने चाचा की हत्या करके आया था, तो वह सुल्तान के प्रति जनता में एक तरह का सम्मान का भाव पैदा भी करना चाहता था। इसलिए इस कारण उसने निरंकुश और स्वेच्छाचारिता की नीति पर आगे बढ़ा। और हम देखते हैं कि अलाउद्दीन सुल्तान की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता का महान पोषक था। जब हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि अलाउद्दीन जो था वह सुल्तान की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता की बात करता था। राज्य का सर्वे सर्वा सुल्तान ही था। उसकी इच्छा राज्य की कानून थी। वह अपने अधिकारी का किसी भी तरह के नियंत्रण मानने को तैयार नहीं होता था। जिस किसी ने भी उसका विरोध किया अथवा उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, सुल्तान द्वारा उसे कठोर दंड दिया गया। उसने अपने शासन सुधारों को सैनिक निरंकुशता का आधार प्रदान किया। सुल्तान इतना निरंकुश था कि उसके समान आधुनिक एवं मध्य युग में कोई अन्य नहीं था। मुस्लिम निरंकुशता उसके शासन काल में चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस प्रकार हम इसी कारण उसकी तुलना हम लुई 14वां से करते हैं कि उसने एक आई एम द स्टेट की संकल्पना पे अपने राजस्व सिद्धांत को स्थापित किया था। यद्यपि अलाउद्दीन ने उस युग के अधिकांश मुस्लिम शासकों की तरह अपने राज्य और अधिकारियों के लिए खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन हम देखते हैं कि वह खलीफा को ही अपना नायक समझता था। लेकिन खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करके अपने राज्य को वैध बनाने का इस तरह का कोई प्रयास उसने नहीं किया। फिर भी उसने खलीफा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की और उसको ही नायक के रूप में स्वीकार करता था।
ऐसा करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य खलीफा के प्रति राजनीतिक अथवा धार्मिक प्रमुख के रूप में सम्मान और श्रद्धा प्रदर्शित करना नहीं था, केवल वह सैद्धांतिक दृष्टि से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना चाहता था। और इस रूप में हम देखते हैं कि उसने जब राजत्व के सिद्धांत की स्थापना की तो उसमें जनता के हित को आगे रखा और सुल्तान के इच्छाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। उसको इस सुल्तान में ईश्वरीय गुण के निरूपण का प्रयास किया कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, सुल्तान द्वारा दिया गया न्याय ईश्वर का न्याय है, उसे जनता को समझना चाहिए। और इस तरह उसने एक दैवी छवि गढ़ने का प्रयास किया सुल्तान का कि जन सामान्य में उसकी प्रतिष्ठा बरकरार रहे। फिर उसने निरंकुशता की नीति को आगे बढ़ाते हुए सरदारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया और धार्मिक उलेमा वर्ग हो या मौलाना वर्ग हो, इन लोगों को धर्म से पृथक रहने की बात किया। हालांकि इनके अधिकारों में किसी तरह का वह कटौती नहीं किया, लेकिन वह चाहता था कि धर्म और राजनीति दोनों पृथक पृथक हो और राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप ज़्यादा न हो। इस रूप में उसके जो राजस्व सिद्धांत की नवीनता हमें देखने को मिलती है। तो इन्हीं तथ्यों के साथ हम अपने इस प्रकरण को समाप्त करेंगे और इस लेक्चर को जब 2-3 बार आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि अलाउद्दीन के राजस्व सिद्धांत की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। तो अगर इसको हम पॉइंट के रूप में डिनोट करना चाहें तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, लुई 14वां से इसकी तुलना करके लिख सकते हैं। फिर इसको ये बता सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी सत्ता का केंद्र बिंदु था और उसमें सारे शक्तियाँ जैसे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका, सभी शक्तियाँ उसमें निहित थीं और वह एक निरंकुश शासन व्यवस्था की नींव रखना चाहता था। फिर वह धर्म और राजनीति को पृथक करने की बात कर रहा था और उसने रक्त और लौह की नीति को भी अपनाया, क्योंकि अपने विरोधियों को उसने कठोर दंड दिए जिन्होंने भी सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह इत्यादि किया और जनता के हित की बात किया। इस प्रकार उसके राजस्व सिद्धांत में समसामयिक और दूरदर्शितापूर्ण तत्व हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।